जय हिंद आप सभी को। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है। इसी दिन एक और घटना घटती है। मणिपुर के जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट से एक किसान जिनका नाम सोइबम शरद कुमार सिंह होता है और उनकी उम्र 59 वर्ष होती है, वे अपने फार्म से लापता हो जाते हैं। असल में वे अपने खेतों में काम करने गए हुए थे, पर दोपहर के बाद से वे लौटे ही नहीं। इसके बाद उनके घर वाले उनको ढूंढने में लग जाते हैं, पर वे नहीं मिलते। इसी कारण से जिरीबाम के पुलिस स्टेशन में उनके घर वाले उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद इनकी डेड बॉडी मिलती है, जिसका सर धड़ से अलग होता है। आपको ये सुनने में नॉर्मल चीज़ लग रही होगी, पर ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। इससे जुड़े हुए आगे बहुत सारे किस्से हैं। आइए आज के वीडियो में हम सब इसके बारे में बात करेंगे, कैसे मणिपुर में हिंसा उत्पन्न हुई केवल इस मैटर की वजह से। जिनका मर्डर हुआ वे मैती ट्राइब से बिलोंग करते थे। मैती ट्राइब और कुकी ट्राइब के बीच बहुत पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। इस वीडियो में आगे आने वाले इंसिडेंट को ध्यान से समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कैसे चालू हुआ। वैसे तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें कवर कर पाना मुश्किल है, इसीलिए हम केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे जो अभी आगे वीडियो में आने वाले इंसिडेंट समझने के लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई एक मेन रीजन नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारे वजह हैं। आइए आज के वीडियो में हम इनको पहले बारी बारी से समझते हैं। अगर आप मणिपुर के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 2 पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ जहां चारों ओर आपको पहाड़ियों जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वही बीचों बीच एक फ्लैट ग्राउंड की तरह सतह दिखाई देगी। जो फ्लैट ग्राउंड की तरह सतह है, ये मणिपुर के एरिया का करीब 11% एरिया कवर करती है। वहीं जो पहाड़ियां हैं वो करीब 89% कवर करती हैं। जो एरिया 11% का है वहां पे रहना काफ़ी ज़्यादा आसान है पहाड़ियों में रहने के बजाय। जो 11% एरिया है उसे हम इम्फाल वैली के नाम से जानते हैं। इम्फाल वैली में मोस्टली मैतेई ट्राइब के लोग रहते हैं, वहीं हिल एरिया में मोस्टली नागा, जोमी और कुकी ट्राइब के लोग रहते हैं। मणिपुर असेंबली में 60 MLA सीट हैं। इम्फाल वैली वाला जो एरिया है वहाँ पे 40 सीट दी गई हैं, वहीं हिल एरिया में 20 सीटें दी गई हैं। अगर पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो इम्फाल वैली के एरिया में करीब 57% पॉपुलेशन है, वहीं दूसरी तरफ हिल एरिया में 43% पॉपुलेशन रहती है। कुकी ट्राइब के लोगों को इस बात से भी शिकायत रहती है कि जहां एरिया वाइज उनका एरिया मणिपुर के इम्फाल वैली के एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन में भी हिल एरिया और मणिपुर के इम्फाल वैली वाले एरिया में कोई खास डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर हम मणिपुर असेंबली के MLA सीट्स देखें तो हिल एरिया को मणिपुर इम्फाल वैली के कंपैरिजन में लगभग आधी सीट्स दी गई हैं। जहां हिल एरिया को केवल 20 MLA सीट्स दी गई हैं, वहीं 40 सीट्स इम्फाल वैली वाले रीजन को दी गई हैं। हिल एरिया में रहने वाले लोग इस बंटवारे को क्रिटिसाइज करते हैं। वहीं अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो इम्फाल वैली वाले रीजन में ज़्यादा विकास किया गया है, हिल एरिया में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया गया है। इसी वजह से इम्फाल वैली में रहने वाले मैतेई ट्राइब के लोग इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग है हिल एरिया के नागा और कुकी समुदाय के लोगों के मुकाबले। मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मैतेई है, जो कि मैतेई ट्राइब के लोग यूज करते हैं। नागा और कुकी लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। मैतेई लैंग्वेज को मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। वहीं इम्फाल वैली में मैतेई ट्राइब के लोगों के पास इनर लाइन परमिट भी है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो मणिपुर का नहीं है, मणिपुर के बाहर का है, वो यहाँ आकर कोई भी ज़मीन कैप्चर नहीं कर सकता और ना ही कोई भी ज़मीन यहाँ पे खरीद सकता है। इन्हीं सबको मिलाकर कुकी ट्राइब के लोगों का कहना है कि ना ही उन्हें इनर लाइन परमिट दी गई, दूसरी तरफ उन्हें कम MLA सीट भी दी गई हैं। वहीं तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उनके लैंग्वेज को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है और उनके यहाँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं किया गया है। इसी वजह से कुकी ट्राइब के लोग एक नई स्टेट की डिमांड करते हैं, जिसका नाम वो लोग देते हैं कुकी लैंड। कुकी लोग कहते हैं कि अगर उन्हें नया स्टेट बनाकर नहीं दिया जा सकता तो उन्हें एटलीस्ट 6 शेड्यूल के श्रेणी में लाया जाए। 6 शेड्यूल की श्रेणी में अभी वहाँ के पड़ोस के 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उनका कहना है कि अगर ये चारों स्टेट 6 शेड्यूल के अंदर आ सकते हैं तो फिर मणिपुर क्यों नहीं आ सकता है। 6 शेड्यूल बेसिकली इनके अधिकारों की रक्षा, पुराने समय से चले आ रहे इनके रीति रिवाजों की रक्षा और जहाँ ये रह रहे होते हैं उस जंगल को संरक्षण की गारंटी देता है।
और इन्हें एडीसी के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा पावर और अधिकार भी 6 शेड्यूल प्रोवाइड करता है। अगर आपको कुकी ट्राइब और मैतेई ट्राइब के बीच कॉन्फ्लिक्ट और इनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से जानना है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं, ताकि मैं इस पर एक नया सेपरेट वीडियो बना सकूं। यह कॉन्फ्लिक्ट 5 मई 2023 से कुछ ज़्यादा ही वायलेंटली फैल गया था। उस टाइम पे करीब सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और कई हजारों लोग को अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर शेल्टर लेना पड़ा। उस टाइम पर आपने जरूर इसकी खबरें सुनी होंगी, मणिपुर इस बर्निंग के नाम से, कि मणिपुर जल रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने आवाज़ भी इस पर उठाई थी कि मणिपुर को बचाया जाए, मणिपुर को जलने से रोका जाए। आइए अब प्रेजेंट के टॉपिक पर वापस आते हैं। इस वायलेंस से रिलेटेड इस इंसिडेंट के पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था, जिसमें 2 सीआरपीएफ जवानों का मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद अब ये इंसिडेंट चालू होता है। जैसे ही मैतेई ट्राइब के लोगों को ये खबरें मिलती है कि उनके ट्राइब में से किसी एक का मर्डर कर दिया गया है, तो वे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में मैतेई ट्राइब की एक भीड़ जाती है और 3 गांव में आग लगा देती है। वे गांव ऐसे होते हैं जिसमें कुकी ट्राइब के लोग रहते हैं। ये सभी इंसिडेंट अभी तक जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो रहे थे। जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट एक मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट है जो कि असम के बॉर्डर पर पड़ता है। जैसे ही अथॉरिटीज़ को इस सब की खबर मिलती है, वे तुरंत ही जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट और उसके बगल के डिस्ट्रिक्ट यानी तमेंगलोंग में दोनों जगह पर सीआरपीसी सेक्शन 144 लागू कर देते हैं, जिसके अनुसार किसी भी प्लेस में 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। 6 जून की ही रात को कुकी ट्राइब के लोग इस इंसिडेंट की काफ़ी निंदा करते हैं और अथॉरिटीज़ को कहते हैं कि जो भी कल्प्रिट है, जिन्होंने भी ये सब करा है, उन्हें पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं अगले दिन कुछ कुकी ट्राइब के लोगों का कहना था कि सीआरपीसी सेक्शन 144 लागू होने के बावजूद भी इन पर आधी रात के करीब हमले किए गए हैं मैतेई ट्राइब के लोगों के द्वारा। इसके अगले दिन 7 जून यानी फ्राइडे की शाम को कुकी ट्राइब के कुछ लोग जाते हैं और मैतेई ट्राइब के कुछ गांवों में हमला कर देते हैं। वे यहां पर जाकर जमकर बम बरसाने लगते हैं। जवाब में मैतेई ट्राइब के लोग भी इन पर गोलीबारी करते हैं। फिर दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी होने लगती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये मामला यहीं पर नहीं रुकता। 7 जून और 8 जून के बीच वाली रात बराक रिवर से 3-4 बोट में कुछ लोग आते हैं और आते ही वे जिरमुख पुलिस आउटपोस्ट और चोटबेकरा पुलिस आउटपोस्ट पर आग लगा देते हैं। साथ ही वे लमतई और खुनोऊ जैसी कई पुलिस आउटपोस्ट पर भी हमला कर देते हैं। वे यहाँ भी नहीं रुकते। ये मैतेई ट्राइब के कुछ गांव जैसे कि लमतई, खुनोऊ, नुनखल और बेजरा जैसे गांवों के 70 घरों में आग लगा देते हैं। ये मामला अभी यहाँ भी शांत नहीं होता है। 8 जून की सुबह एक बार फिर से लमतई, खुनोऊ, नयनपुर, भूतनखल और लुइकपांग जैसे गांवों में एक बार फिर से बम बरसाए जाते हैं। अब ये वायलेंस काफ़ी लार्ज स्केल में फैल चुका था और इसकी चपेट में बहुत सारा एरिया आ चुका था। इस वजह से अथॉरिटीज़ यहाँ के 200 गांव इवैक्यूएट करा देती हैं। इवैक्यूएट करे जाने के बाद जो भी लोग होते हैं उन्हें जिरीबाम पुलिस स्टेशन के पास और कुछ लोगों को जिरीबाम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेल्टर दिया जाता है। वहीं 239 लोग, जिनमें से मोस्टली महिलाएं और बच्चे होते हैं, इन्हें जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रिलीफ कैंप में भेजा जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से करीब 70 पुलिस कमांडो इम्फाल के कांगला फोर्ट में एयरलिफ्ट कराए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स भी तैनात की जाती है ताकि पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के द्वारा जिरीबाम पुलिस स्टेशन के एसपी एक घनश्याम शर्मा को ट्रांसफर करके मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का एडिशनल डायरेक्टर बना दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ M प्रदीप सिंह, जो कि मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं, उन्हें जिरीबाम पुलिस स्टेशन का सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद दे दिया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पर निशाना साधती है। वे कहते हैं कि ये सब इंसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस के कारण हो रहे हैं। सही टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से ये इंसिडेंट हो रहे हैं। जिरीबाम इलाके के न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगोमचा बिमल अकोईजाम कहते हैं कि ये वायलेंस करने वाले वे लोग हैं जो मणिपुर में कभी शांति नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही वे गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि लोगों को कहीं और शिफ्ट कराने की बजाय उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, नहीं तो बंटवारे का खतरा बन सकता है और ये चीज़ें और लार्ज स्केल में फैल सकती हैं। वीडियो मैंने जिन भी रिसोर्सेज से बनाया है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
वैसे तो दोस्तों ये वायलेंस कुछ लोगों द्वारा ही किया जाता है, पर इसका खामियाजा पूरे मासूम लोग भी भुगतते हैं। मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यहाँ पे रह के कैसे उनका साथ दे सकते हैं। आप कोई ना कोई सोशल मीडिया ऐप जरूर यूज करते होंगे, आप उस पर इससे रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करिए, ट्विटर में हैशटैग वगैरह डालिए। इस वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ जल्द एक्शन लेंगी ताकि फ्यूचर में इन दोनों ट्राइब के बीच कोई दिक्कत हो ना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी को।